तो भारत एक पुरुष प्रधान देश है। हालांकि आजकल तो किताबों में ये यूज़ नहीं होता, लेकिन क्योंकि जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, तो बालिकाओं की तुलना में बालकों को महत्व दिया जाता है। तो ये कि है ये बात जो भारतीय समाज में पाई जाती है, जो अनुचित है। तो ये आगे इन्होंने कह भी दिया कि जो है बालिकाओं को या बालिकाओं की शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो यह मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई है। और हम देखते भी हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सब में क्योंकि महिलाओं को आधी आबादी बोला जाता है, तो अगर आधी आबादी ही आपकी काम नहीं उसको मिल रहा है, या वो अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पा रही है, तो आप उसको कैसे जो है वो आपके विकास में सहभागी हो सकती है, क्योंकि वो इतने उस लेवल पर अवेयर ही नहीं की गई है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का महत्व दिया जाता है, और अगर कोई महिला बराबर का काम कर रही है तो उसको बराबर का वेतन भी दिया जाता है। जबकि इंडिया में थोड़ा-सा ये देखने को मिलता है कि अगर स्त्रियाँ काम कर भी रही हैं तो उन्हें पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत के विकास में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये यही कह रहा है कि यह मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई है। एक साक्षर स्त्री ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकती है। गांधी जी ने भी जैसे कहा कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हो तो सिर्फ पुरुष ही पढ़ता है, लेकिन अगर एक स्त्री पढ़ती है तो वो अपने घर को, परिवार को और काफ़ी जो उसका दायरा है वहाँ तक वो बच्चों को शिक्षित करती है। तो वो अपने इन सारे जो एरियाज़ हैं उसमें सशक्त होती है और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होगी। तो शिक्षा अवसरों की उपलब्धता सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वही लड़की और लड़कियों को जो शिक्षा देनी है वो समान रूप से दी जाए। सत्य ही कहा गया है कि एक पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। तो ये आगे बात आ गई। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो बात हमने की थी कि सभी तक पहुँचे, इसकी प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। तो यानी सबको शिक्षा मिले, उसी के तहत ही ये जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। जब आप करोगे कोई काम तो उसके आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। किंतु इन प्रयासों और परिणामों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा एक प्रमुख चुनौती बनी है। इतने काम इन्होंने स्कूल चलो अभियान, और उससे पहले भी हमने कितने अभियान देख लिए, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, और आपने देखे इसके अंदर 15 पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इतने प्रोग्राम्स होने के बावजूद भी बालिकाओं की शिक्षा जो है एक प्रमुख चुनौती है। तो परिणाम स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या-क्या जो योजनाएं हैं वो चलाई गई। और मैं यहाँ पर फिर आपसे कहती हूँ कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, आप कोई भी हो चाहे वो, आप चाहे आईएएस, पीसीएस और निचले स्तर के भी अगर आप एग्जाम दोगे, तो उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण आपका एरिया रहेगा और एजुकेशन से संबंधित वो आपसे प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। तो जब अगर आपके पास ये और एजुकेशन 4 और इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका, क्योंकि सारे आयोग, सारी जितने भी आपके ये कमेटीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन को लेकर, ये सारे ही हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे आपको ये पता होना ही चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा इससे रिलेटेड। तो परिणाम स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के ये अंतर्गत आए हैं, क्या-क्या आए हैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए, NPEGEL, एक तो यही आ गया था नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो एक तो ये वाली बात होगी, और ये KGBP है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो जैसे बालिका शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रमों द्वारा बालिकाओं के, अब क्यों ये प्रोग्राम चलाए गए, ताकि उनका एनरोलमेंट हो सके, वो वहाँ पर रुक सकें स्कूल्स में और उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके। इनके लिए अधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लड़कियों की एजुकेशन के लिए इन्होंने कार्य किए। तो इस योजना के अंतर्गत जहाँ अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए, वही
NPEGEL कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों को संवर्धित करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिणाम परक बनाने का प्रयास किया गया। जो प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर किए थे NPEGEL में, वह उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है कस्तूरबा गांधी वाले प्रोग्राम में इन्होंने एक्शन लिया। तो पुणे विद्यालय शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय तक लाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें 100% बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो इस समस्त कार्यक्रम को सम्मिलित उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब जो ये क्यों इसको किया गया, तो थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, एक उद्देश्य ये था कि भाई लड़के और लड़कियों में समानता की दृष्टि को विकसित करना, पहला उद्देश्य था इसका। फिर दूसरा उद्देश्य बालिकाओं के सार्वभौम नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना, कि पूरे बड़े लेवल पर सभी बालिकाएं जो हैं वो उनका एनरोलमेंट हो सके और वो रुक सकें स्कूल के अंदर, और बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। और अगर बालिकाएं आ गई हैं तो उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और उनको वो मिल सके। इन सारी बातों का भी आपको प्रबंध करने के उद्देश्य से ये चलाया गया। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो वो ऊपर पी लिखा था वो वी है, KGBV बालिका विद्यालय, बालिका शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर एवं शाला त्यागी बालिकाओं के लिए KGBV की स्थापना का प्रावधान है। तो जो लड़कियां स्कूल से बाहर हैं या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनके लिए ये प्रोग्राम था, और यह योजना 2004 और 5 से प्रारंभ की गई। अब आप देखिए कि 2002 में हमारा ये लागू हो गया था, 2001 से सर्व शिक्षा अभियान, और उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद 2002, 4 और 5 में ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो योजना थी वो लागू कर दी गई, प्रारंभ की गई। और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे 680 विकास खंड, अब विकास खंड देखिए आप कि कितने विकास खंड होते हैं। तो शुरू में जो है यूपी के अंदर 680 ऐसे विकास खंड देखे गए, लगभग 700 ऐसे विकास खंड देखे गए जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और उन्हें योजना से आच्छादित किया गया। और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खंड जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये मतलब इसका शब्दों पे ना जाए तो ये कहना चाहता है कि जहाँ पर ग्रामीण महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कम है, तो उन एरियाओं को, उन विकास खंडों को इन्होंने चिन्हित किया, और फिर इस योजना के तहत फिर ऐसे एरियाओं में जो है ये ऐसे स्कूलों को ढूंढा गया, और ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय हैं। अब एक तो बात ये हो गई कि चिन्हित कर लिया गया कि भाई जहाँ पर जो है इस तरीके की जनसंख्या है महिलाओं की, जहाँ पर साक्षरता की कमी है, तो उसमें ये क्या कहा कि ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय हैं। एक बात यहाँ पे समझने की है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, तो यहाँ पर या लड़कियों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है स्कूल आने जाने की, तो या उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो पढ़ सकें, तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है, मेन बात इसमें ये है कि ये लास्ट लाइन आप देखिएगा कि ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय हैं, ये जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। तो ये बालिकाएं यहाँ पर आती हैं, रहती हैं, उनका खाने पीने का इंतज़ाम देखिए कितने स्तर पर जो है इनका प्रबंध किया गया। तो आवासीय हैं, इनमें बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए इतनी सारी सुविधाएं जो हैं बालिका इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को दी जाती हैं, और आप भी अपने एरिया में सर्च कर सकते हैं कि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ है आपका, और इसमें एडॉक पे भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, और सारी चीज़ें सरकार की तरफ से होती हैं। तो अच्छा एक ये प्रयास है, और आप लोग भी इसमें कभी आपको मौका मिले तो या तो विजिट करने के लिए या सीखने समझने के लिए कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शिक्षा को इतना बढ़ावा देने के लिए लागू की गई हैं।
तो इनकी चिकित्सा भी और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी, यानी कि उनको किस तरीके से वो आगे अपने व्यवसाय को चुन सकें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जो बिलो जो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, या ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, गैर नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 की आवासीय शिक्षा दी जाती है। तो इसमें क्या है कि कक्षा 6 से 8 तक जो है उनको आवासीय शिक्षा दी जाती है। और यह योजना देश के सभी प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। यानी ये देश के सभी प्रदेशों में और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें भी ये लागू है। और 6 से 8 तक के बच्चियां क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वो घर से दूर रह सकती हैं, तो इसलिए इनको ये आवासीय शिक्षा दी गई। संख्या की दृष्टि से KGBV की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, क्योंकि वैसे भी पॉपुलेशन के हिसाब में वही उत्तर प्रदेश बड़ा ही है। और जो है उसके इसलिए वहाँ पे जो स्त्रियों की, महिलाओं की, बच्चियों की जो संख्या है वो भी नेचुरली बात है कि जो है ज़्यादा ही होगी। तो इस तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने वाली संस्थाएं, यानी कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो चल रहा है किसी भी शहर में, तो उसको चलाने के पीछे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। तो जिला स्तरीय समिति, तो ये है DPO या डाइट भी जो है इसमें सीधे जुड़ी होती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या ऑब्जर्वेशन के लिए या उन्हें कोई टीचर्स चाहिए या और भी किसी तरीके की जो गाइडेंस चाहिए होती है वो NGOs इसमें जुड़े होते हैं। खाने पीने को लेकर बालिकाओं की या रहने से संबंधित कोई सुविधाएं उन्हें देनी है या कुछ देना है उन्हें, तो ये NGO जुड़े होते हैं। महिला समाख्या जो है ये भी एक कंसेप्ट है। तो KGBV के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति निम्नवत है। तो जो एक ये अच्छे से चल पाए ये स्कूल और उसका सुपरवाइजन भी अच्छे से हो सके, सुपरविजन किन की सुपरविजन में ये काम हो, तो एक जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसके अंदर कौन कौन होते हैं। देखिए सीधा DM कि इसमें वो होती है क्या बोलते हैं इसकी पकड़ होती है सीधे, तो DM इसका अध्यक्ष होता है और CDO जो है उपाध्यक्ष होता है इसका, और प्राचार्य का डाइट इसके सदस्य होते हैं, BSA इसका सदस्य सचिव होता है, और जिला कार्यक्रम अधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो है वो इसका सदस्य है। प्रधानाध्याचार्य जो है प्रधानाचार्य GGIC जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, तो GIC होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बॉयज़ के लिए होता है, और GGIC लड़कियों के लिए। तो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो भी इसका सदस्य होगा, DC भी सदस्य होगा। जिला अधिकारी द्वारा नामित 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक जिनको भी नेशनल लेवल के पुरस्कार प्राप्त हैं, वो ऐसे 2 अध्यापकों को भी जिलाधिकारी जो है इसका सदस्य बनाता है ताकि उस स्कूल की शिक्षा प्रॉपर चल सके। तो जिला अधिकारी द्वारा नामित 2 स्वैच्छिक संस्थाएं, तो DM ही जो है 2 ऐसी संस्थाओं को भी नॉमिनेट करता है, वो भी इसके सदस्य होते हैं। और महिला समाख्या जनपदों में महिला समाख्या के प्रतिनिधि, तो ये भी जो है महिलाओं की स्थिति से संबंधित ये सारी जो है योजनाएं या एक ग्रुप किस तरीके से महिलाओं की शिक्षा को प्रेरित करे और उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट करे, तो इससे संबंधित भी प्रतिनिधि जो होते हैं वो इसका सदस्य होते हैं। तो आप देखिए कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में किस किस लेवल की एक सुपरविज़न है, गाइडेंस है, और पूरा शासन प्रशासन इसको अच्छा बनाने के लिए लगा होता है। तो यहाँ पे जॉब करना एक अपना एक अच्छा अनुभव होता है कि आप बड़े लेवल पे और बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ आपको काम करने को मिलता है। और यहाँ पे फिर भी लिखा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गई है।
तो ये स्टाफ की व्यवस्था कौन कौन है, और अगर शासन किसी तरीके से या नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं तो अडॉक पैनल पे भी जो है टीचर्स रखे जाते हैं और उनकी भी एक अच्छी हैंडसम सैलरी होती है और सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। तो ये बराबर न्यूज़पेपर में निकलती रहती हैं। तो वार्डन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन, एक चीज़ इसमें है कि महिलाओं का ही इसमें चयन होता है और वहाँ पर वैसी महिलाएं जो वार्डन का भी काम कर सकें और टीचर भी हों, तो उनको चयन उनका होता है। और पूर्णकालिक शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन, तो जो फुल टाइम जो टीचिंग कर सके ऐसे टीचर्स का भी जो है चयन किया जाता है। विषय आधारित महिला शिक्षक चयन, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं तो उनका भी यहाँ पर चयन किया जाता है, जो फिर हो सकते साइंस के टीचर्स हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, उन सबको। तो तैनाती में नियमानुसार आरक्षण की सुविधा, तो जो भी भारत सरकार के आरक्षण के जो नियम हैं उन सब के आधार पर यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ होती हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6, 7, 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। तो जो कक्षा 6, 7, 8 की जो शिक्षा है वो यहाँ पर जो भी सिलेबस आपका चल रहा है वो दी जाती है। कस्तूरबा गांधी, अब इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र, जो मैंने इससे पहले बताया कि जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, हो सकता है पहाड़ी, आपने देखा कितने दुर्गम क्षेत्र हैं, और अगर आप साउथ की तरफ भी कुछ वीडियोस देखोगे तो अभी भी कितने हैं कि लोगों को जो है तैर के जाना पड़ता है, नाव के थ्रू जो है जाना पड़ता है, या बहुत पहाड़ है या बहुत जंगल में से होकर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे जो है दुर्गम क्षेत्र हैं, आदिवासी भी क्षेत्र हैं कुछ ऐसे। तो दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, तो इसीलिए रेजिडेंशियल रखा गया कि रोज रोज का आना जाना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पर ये क्योंकि शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है, तो एक अच्छी सुविधाओं से लैस जो स्कूल है वो आपको मिले, और जिससे सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें, ताकि इस पेरेंट्स को भी इंश्योर कर दिया जाए कि उनके जो डॉटर्स हैं वो अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे स्थान पर हैं। तो गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जिससे गरीबी उनके अध्ययन में बाधा ना बने। तो मैंने पता नहीं आपको एग्जाम्पल दिया कि दूसरे बैच को एग्जाम्पल दिया कि एक 15 साल की बच्ची जो है, पता नहीं इसका ज्योति नाम है कि क्या नाम है, तो उसके फादर जो है सफाई कर्मचारी थे लखनऊ के अंदर, और उसने 15 साल में एमएससी कर ली और अब वो पीएचडी में एनरोल हो गई है लखनऊ विश्वविद्यालय में, आई थिंक। तो एम केम जो है वो साइंस बैकग्राउंड की, और क्योंकि वो होशियार बहुत बच्ची है, और तो उसको देश जो है सहायता कर रहा है, सरकारें उसकी सहायता कर रही हैं, और वो अभी इसलिए सरकारी नौकरी में नहीं जा सकती क्योंकि उसकी उम्र अभी 21 साल की नहीं हुई है। तो अब देखिए इतने जो है टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन गरीबी के कारण कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे प्रतिभाओं को जो है सरकारें उनको प्रमोट करती हैं, तो जिससे गरीबी उनके अध्ययन में बाधा ना बन पाए। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनको आगे तक पहुंचाना। तो जब ये 8वीं तक बच्ची जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगी, तो वो क्या सरकार की नज़र में नहीं होगी? तो वो बिल्कुल नज़र में होगी, और उसके आगे तक की जो पढ़ाई है कक्षा 12 तक, और फिर और नवोदय विद्यालय हैं, फिर इसके आगे सारे नवोदय विद्यालय शुरू हो जाते हैं। तो नवोदय के कितने बढ़िया बच्चे निकलते हैं वहाँ के। और तो इस तरीके से आप गरीबी किसी भी बालक या बालिका की शिक्षा में अवरोध ना बने, इसके लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक इसका उद्देश्य ये है। और विद्यालय के आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को दिन प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्रदान करना तथा आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना है। अब क्या है कि आने जाने में पैसा भी लग रहा है, और लड़कियां सेफ भी नहीं मानी जाती कि दूर दराज या ऐसे एरिया से लड़कियों का अकेले जाना भी जो है सेफ नहीं होता। तो इन सब से मुक्ति दिलाने का इनका काम होता है। और जैसे भोजन उनको वहीं प्राप्त हो रहा है, किताबें और पेंसिल और आदि पर किए गए व्यय जो होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उनसे उनको मुक्त
हो जाते हैं ये, क्योंकि स्कूल में वहीं पर प्रबंध कर दिया जाता है। जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना। जहाँ पर महिला साक्षरता दर कम है तो उस एरिया की महिलाओं को साक्षर बनाना भी इसका उद्देश्य है। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है तथा शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करना कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप ये समझ ही गए हैं कि जहाँ पर उपलब्धता नहीं है तो उनको भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है उनकी सहायता करता है ताकि उनको पढ़ाया जा सके। तो हमने ये देखा कि जो दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी जो बालिकाएं उनको शिक्षित करने का और शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करती हैं बालिकाएं वहाँ पर, और इससे बालिका शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न होती है। अब इसके घटक देख लेते हैं एक बार, ये क्या क्या कहना चाह रहा है। तो उन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना जहां प्रारंभिक स्तर पर कम से कम 75 बालिकाएं, उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, SC ST और जो है माइनॉरिटी की बालिकाएं हों, और इनकी संख्या 75 से अधिक भी हो सकती है, यानी कम से कम 70, कहीं कहीं पर ये 75% भी लिखा होता है। और ये यही कह रहे हैं कि अगर इतनी बालिकाएं हैं तो वहाँ पर आपको ये स्कूल खोलने हैं। तो इन विद्यालयों को आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना, जो भी भाई उनके रहने का, खाने का और पढ़ाई का, ये सारे जो उनके बेसिक नीड है वो सारी इनको पूरी की जाए। और शिक्षण अधिगम तकनीकों एवं सामग्री को प्राप्त एवं तैयार करना, उसको रेडी करना और फिर वहाँ तक पहुँचाना इन स्कूल तक, ये भी एक जिम्मेदारी है। और आवश्यक एकेडमिक गाइडेंस अगर किसी को चाहिए या इवेल्युएशन और सुपरविज़न जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि तभी तो इतनी बड़ी कमेटी उसके साथ बैठी हुई थी कि किस तरीके से इन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो बालिकाओं तथा उनके परिवार को आवासीय विद्यालयों में दाखिले के लिए प्रेरित करना, और आप जो है जो पेरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करना ताकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कूलों तक भेजें। तो देखिए 2002 में ही जो है अमेंडमेंट हुआ था और 51K जोड़ा था कि भाई अपने बच्चों को आपको भेजना है। तो उसी सिलसिले में आगे तक कितनी चीज़ें जो है लगातार होती जा रही हैं। और 75% अनुसूचित, देखिए वो जब 75 यहाँ आ रहा था, यहाँ पे 75% आ गया। तो 75% जो SC ST और OBC या माइनॉरिटी वर्ग की जो बालिकाएं हैं, और उसके अलावा जो 25% जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही बालिकाएं, उनका जो है नामांकन सुनिश्चित करना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भाई पैसे वाली बालिकाएं हैं वो तो कहीं पे भी पढ़ सकती हैं, लेकिन इसमें 75% तो वो बालिकाएं आ गई जो कि वाकई में जिनको बहुत ज़रूरत है, और 25% वो भी आ गए जो गरीबी रेखा से नीचे है। भले ही वो जनरल के हैं लेकिन उनमें भी जो है वो 25% वो लड़कियां भी पढ़ नहीं पाए। तो इस तरीके से ये वाला हो गया।